नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राजधानी लखनऊ में 3 जून को तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित होने जा रही है, जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों की समीक्षा के लिए बीती शाम अपने सरकारी आवास पर बैठक की है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होने जा रहे इस कार्यक्रम में 80,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने के लिए उनका शिलान्यास किया जाएगा। वहीं इस आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। सीएम योगी ने समीक्षा बैठक में तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से जुड़े सभी कार्यक्रमों की पूरी तैयारी समय से करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सभी संबंधित विभाग और अधिकारी अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई व लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित होगी। 3 जून को होने वाली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में क्या कुछ खास है, आइए आपको दरअसल ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। तो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में यूपी में मिल रही योजनाओं को नई उड़ान। 3 जून को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है, जिसमें लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा। सीएम योगी ने तैयारियों की समीक्षा बैठक की है। सेरेमनी में आपको बताएं कि पीएम नरेंद्र मोदी शामिल हो सकते हैं। 1500 परियोजनाओं की शुरुआत की जाएगी। तो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 1500 परियोजनाओं की शुरुआत होगी। 70,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी सेक्टर को 21,000 करोड़ की सौगात मिलेगी। कई बड़ी कंपनियों के सीईओ कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा आपको बताएं कि प्रमुख परियोजनाओं में अगर बात की जाए तो नोएडा में प्रस्तावित अडानी समूह की 4,900 करोड़ और हिरानंदानी समूह के 9,100 करोड़ के निवेश वाले 2 डेटा सेंटर। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट की 2100 करोड़ के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर मिर्जापुर में, डालमिया ग्रुप के 600 करोड़ की सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाए जाएंगे। हमीरपुर में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया जाएगा। तो कई बड़े अहम मुद्दों पर चर्चा इस ब्रेकिंग सेरेमनी में की जाएगी, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे और प्रदेश वासियों के लिए किस तरीके से रोजगार से संबंधित, इसके अलावा प्रदेश को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, इससे संबंधित मुद्दों पर चर्चा होगी। कई परियोजनाओं की शुरुआत की जाएगी। 70,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक और आईटी सेक्टर को 21,000 करोड़ की सौगात मिलेगी। तो इसके अलावा कई बड़ी कंपनियों के सीईओ भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर की ओर, जहां आज अपना दल एस की मासिक समीक्षा बैठक होने वाली है, जिसमें पार्टी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल समीक्षा बैठक करेंगी। आपको बताएं कि दोपहर पार्टी कार्यालय में करीब 1:30 बजे ये खास बैठक की जाएगी। यूपी के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल भी इस बैठक में शामिल होंगे और आगामी उपचुनाव, एमएलसी चुनाव और अन्य राजनीतिक मामलों पर चर्चा की जाएगी। संगठन के विस्तार को लेकर भी अहम फैसला आज बैठक में लिया जा सकता है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज अनुप्रिया पटेल खास बैठक करने वाली हैं। अपना दल की खास बैठक आज होने वाली है, जिसमें पार्टी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल समीक्षा बैठक करेंगी। करीब दोपहर 1:30 बजे ये बैठक होगी, जिसमें यूपी के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल भी शामिल होंगे। और खास इस बैठक का अगर उद्देश्य बताएं आपको, तो आगामी उपचुनाव, एमएलसी चुनाव को किस तरीके से लेकर रणनीति बनाई जाए, इस पर खास चर्चा की जाएगी। तो आगामी उपचुनाव, एमएलसी चुनाव और अन्य राजनीतिक मामलों पर खास ये चर्चा होगी।
संगठन के विस्तार को किस तरीके से मजबूत किया जाए, इस पर खास फोकस रहने वाला है। और इस पर खास जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नितिन अवस्थी जुड़ गए। नितिन, आज खास बैठक अपना दल की होने वाली है जिसमें कई अलग अलग मुद्दों पर खास चर्चा होगी, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल लता जी, आपको बताना चाहूंगा कि अपना दल की बैठक आज राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल करेंगी और बैठक 1:30 बजे शुरू होगी। या पार्टी कार्यालय में होगी मीटिंग और यूपी के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल भी इस बैठक में शामिल होंगे। उनके अलावा प्रदेश के पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। और आपको बताना चाहूंगा कि आगामी उपचुनाव, एमएलसी चुनाव और अन्य राजनीतिक मामलों पर होगी चर्चा। इसके अलावा लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी और राज्यसभा पर भी चर्चा की जा सकती है, क्योंकि संगठन के विस्तार को लेकर कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं, उनको देखा जाएगा। और साथ ही साथ जो पार्टी में जो चीजें चल रही है उनको देखा जाएगा। सबकी परेशानियां अलग हैं, उनको कहीं ना कहीं समाधान किया जाएगा। कि लगातार पार्टी या भाजपा से कहती रही है कि जो गठबंधन है उनका वह कहीं ना कहीं आगे कितना कारगर साबित हो सकता है, इसीलिए वह अपने कई ऐसे विधायकों के लिए राज्यसभा में जाने की बात कह रही थी, जिस पर कहीं ना कहीं भाजपा का क्या रुख रहा उस पर चर्चा होगी। और साथ ही लोकसभा चुनाव में किनको गठबंधन चुनाव में लड़ना कितना सक्षम रहेगा या क्या निर्धारित होगा, इससे कहीं ना कहीं चर्चा करेंगे। और सबसे अहम बात आपको बताना चाहूंगा कि पार्टी आज ये देखेगी कि उसका पूर्ण बहुमत यानी कितना रह सकता है अगर वह भाजपा से अलग हट के काम करना चाहे तो। क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल जो है वो कहीं ना कहीं चर्चाओं में रही है। ये देखा जा रहा था कि कहीं ना कहीं वह नाखुश चल रही थी भाजपा से, उसके बाद फिर कहीं ना कहीं उनको समझाया गया, क्योंकि ओम राजभर जिस समय नाखुश हुए थे उस समय अनुप्रिया पटेल भी थोड़ा सा नाखुश चल रही थी, लेकिन बाद में उन्होंने रुख बदल दिया और पार्टी के साथ भाजपा सरकार की तरफ आ गए। लेकिन अब सबसे अहम बात यह है कि लोकसभा चुनाव में क्या रणनीति रहती है, किस तरह से वह चुनाव लड़ेंगे, इन सब पर चर्चा होगी। जी बिल्कुल, वाकई जिस तरीके से अपनी प्रमुखता को लेकर तमाम तरह की बयानबाजी हालांकि हर बार हमने देखी, और ऐसे में अब जिस तरीके से आगामी चुनाव को लेकर एमएलसी चुनाव को खासतौर पर अगर देखा जाए तो इसको लेकर गठबंधन पर भी खास चर्चा आज होगी। इसे क्या कुछ कहा जाए कि निकलकर सामने आएगा, क्योंकि एमएलसी चुनाव नजदीक है, ऐसे में गठबंधन को लेकर क्या कुछ खास विषय पर चर्चा इसको लेकर? बिल्कुल लता जी, आपको बताना चाहूंगा कि लगातार कहीं ना कहीं अपना दल को ये मालूम है कि उनके पास जिस तरह से जो चीजें उपलब्ध हैं और जो पार्टी के लोग उनसे जुड़े हुए हैं वह कितना समर्पित है। लेकिन अगर उनकी माता की बात कर ली जाए तो वो एक अलग हटकर काम कर रही है कृष्णा पटेल, तो कहीं ना कहीं उनको भी मनाने में लगी हुई है कि वह पार्टी के साथ रहें और काम करें। क्योंकि जिस तरह से वो अलग हटकर अपना दल ने जिस तरह से आज भाजपा के साथ काम कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं ये उनको लग रहा है कि एमएलसी चुनाव हुआ और उपचुनाव जो होने वाले हैं लोकसभा में, उनमें कहीं ना कहीं क्या रणनीति हो सकती है, इसको देखकर काफी चर्चाएं चल रही। लेकिन सबसे अहम बात ये बताई जा रही है कि लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें भाजपा इस बार अपना दल को देगी, क्योंकि सबसे अहम बात ये पहले भी रहता रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में अपना दल ने जितनी सीटें मांगी थी उनमें कितनी उनको सीटें मिली थी, इन पर चर्चा हो रही है। और साथ ही साथ आगे वाले आगामी चुनाव पर चर्चा हो रही है। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि अपना दल आगे बढ़ने के लिए कुछ भी कर सकती है, क्योंकि लगातार वो भी जीतती चली आ रही है और उनके पार्टी के जो विधायक बने वो कहीं ना कहीं काम करने में कारगर साबित हुए और जनता काफी उनको पसंद कर रही है। इन सबको देखते हुए वो काम कर रही है। जी बिल्कुल, ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ इस बैठक से निकलकर सामने आता है। बहुत शुक्रिया आपका नितिन, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। उत्तर प्रदेश के मत्स्य विभाग के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद की अध्यक्षता में मत्स्य निदेशालय के सभाकक्ष में श्रेणी 1, 2 और 3 के मत्स्य जलाशय के ठेकेदारों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग निगम और उत्तर प्रदेश मत्स्य जीवी सहकारी संघ के प्रबंधन के अधीन आने वाले जलाशयों के ठेकेदारों की समस्याएं सुनी गई हैं और उनके सुझाव को लिखित रूप में भी प्राप्त किया गया।
मत्स्य मंत्री ने जलाशयों के ठेकेदारों की सभी समस्याओं पर चर्चा की और जल्द ही समस्याओं के निराकरण का आश्वासन भी दिया है। साथ ही साथ मत्स्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए उन्होंने कहा कि अधिकारी स्थानीय स्तर पर रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत करें और समस्याओं का समाधान करें। बैठक में मत्स्य मंत्री ने कहा कि जलाशयों से मत्स्य उत्पादन की वृद्धि के लिए वर्तमान शासनादेशों में आवश्यक संशोधन करने पर विचार किया जाए। बैठक में मत्स्य विभाग के निदेशक डॉक्टर कुणाल सिल्कू ने कहा कि मंत्री जी की ओर से दिए गए सुझावों का पालन किया जाएगा और स्थानीय स्तर पर आ रही समस्याओं का शासन स्तर से शीघ्र निराकरण किया जाएगा। वहीं आज श्रेणी 4 एवं श्रेणी 5 के जलाशयों के ठेकेदारों के साथ बैठक भी आयोजित की जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर की ओर, जहां रामपुर में होने वाले हैं लोकसभा उपचुनाव। भाजपा से संभावित प्रत्याशी हैं मुख्तार अब्बास नकवी। सपा प्रत्याशी के रूप में तंजीन फातिमा चुनाव लड़ सकती हैं। सपा नेता आजम खान की पत्नी हैं तंजीन फातिमा, जी हां। और इसके अलावा सूत्रों के मुताबिक आजम अखिलेश की मुलाकात के दौरान ये फैसला लिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, आपको बताएं कि लोकसभा उपचुनाव को लेकर अब एक बार फिर से रामपुर में जो है वो सियासत गरमाने लगी है। हालांकि जिस तरीके से कई नाम सामने आ रहे थे, लेकिन अब लोकसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी से मुख्तार अब्बास नकवी जो है वो संभावित चेहरा हैं। सपा प्रत्याशी के रूप में तंजीन फातिमा चुनाव लड़ सकती हैं। सपा नेता आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा है। और वहीं सूत्रों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि आजम और अखिलेश की मुलाकात के दौरान ये फैसला लिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज अपने मंत्रियों और विधायकों के साथ बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज देखेंगे। आज लोक भवन में इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग की जाएगी। जानकारी के अनुसार फिल्म देखने के बाद योगी सरकार उसे टैक्स फ्री भी कर सकती है। सम्राट पृथ्वीराज ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर बनी एक्शन ड्रामा फिल्म है और रिलीज होने से पहले ही ये फिल्म काफी चर्चा में है। इस फिल्म में पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के बीच हुए युद्ध को प्रमुखता से दिखाया गया है। फिल्म के निर्माताओं ने बुधवार को एक प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि एक्टर अक्षय कुमार के साथ फिल्म के निर्देशक चंद्र प्रकाश द्विवेदी और एक्ट्रेस मनुषी छिल्लर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ सम्राट पृथ्वीराज फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग में शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद राजस्थान में देश भर के चुनिंदा नेताओं के साथ चिंतन मनन कर चुकी कांग्रेस का अगला पड़ाव उत्तर प्रदेश है। यहां 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय चिंतन शिविर बुधवार से शुरू हो चुका है। इसमें राष्ट्रीय महासचिव व प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा विधानसभा चुनाव में करारी हार की समीक्षा के साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी को मजबूत करने पर मंथन कर रही हैं। विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद प्रियंका पहली बार प्रदेश मुख्यालय पहुंची। लखनऊ में आयोजित इस 2 दिवसीय चिंतन शिविर में प्रियंका प्रदेश पदाधिकारियों से चर्चा कर भविष्य की रणनीति तय करेंगी। इस चिंतन शिविर का आज आखिरी दिन है और ये देखना होगा कि कांग्रेस की ओर से आयोजित की जा रही चिंतन शिविर का पार्टी पर क्या असर पड़ता है। उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम की स्थापना के 50 साल पूरे होने पर स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन किया गया। गन्ना संस्थान प्रेक्षालय में निगम स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में राज्य परिवहन मंत्री दयाशंकर भी शामिल रहे। इस कार्यक्रम में अच्छे काम में योगदान करने वाले 240 चालक, 88 कार्यशाला कर्मचारी, 17 सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक डिपो, 3 क्षेत्रीय प्रबंधक और 3 सेवा प्रबंधक समेत कई लोगों को परिवहन मंत्री की ओर से सम्मानित भी किया गया। इसमें सभी इकाइयों के सभी शाखाओं के कार्मिक शामिल थे। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने सर्वश्रेष्ठ 3 क्षेत्रों को ट्रॉफी देकर भी सम्मानित किया है, जिसमें
पहले स्थान पर नोएडा, दूसरे स्थान पर झांसी और तीसरे स्थान पर देवी पाटन क्षेत्र रहा। परिवहन मंत्री ने कहा कि 3600 संविदा चालकों और परिचालकों की भर्ती की जा रही है और हर साल परिवहन निगम 1000 बसों को बस मेले में जोड़ेगा और आने वाले समय में परिवहन निगम ई बसों का संचालन करने पर भी विचार कर रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर की ओर। 24 जुलाई को होगी यूपी में लेखपाल की मुख्य परीक्षा। यूपी अधीनस्थ चयन आयोग ने मुख्य परीक्षा की तिथि को बढ़ा दिया है। 19 जून से बढ़ाकर अब 24 जुलाई की परीक्षा की तारीख जो है वो तय की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी अधीनस्थ चयन आयोग ने मुख्य परीक्षा की जो तिथि है उसे बढ़ा दिया है। इसके अलावा 24 जुलाई को अब यूपी में लेखपाल की परीक्षा होगी। यूपी अधीनस्थ चयन आयोग ने मुख्य परीक्षा की तिथि को बढ़ाया है, जिसमें 19 जून से बढ़ाकर 24 जुलाई परीक्षा की तारीख तय की गई है। आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर, जहां आज ही के दिन 6 साल पहले 2 जून को मथुरा के जवाहर बाग कांड में घटना हुई थी और ये दिन इतिहास के काले पन्नों में दर्ज है। 6 साल पहले आज ही के दिन जवाहर बाग कांड में 29 लोगों की मौत हुई थी। इस कांड का मुख्य आरोपी गाजीपुर के गांव बागपुर का रहने वाला रामवृक्ष यादव था। उसके नेतृत्व में 2013 में स्वाधीन भारत विधिक सत्याग्रह का संगठन बनाया गया था। कथित सत्याग्रह के नाम पर जवाहर बाग में अवैध रूप से सैकड़ों लोगों के साथ कब्जा किया था। 2 जून 2016 को जवाहर बाग पर अवैध कब्जाधारियों ने पुलिस और प्रशासन पर हमला किया और पूरे जवाहर बाग को अग्निकांड में तब्दील कर दिया था। हिंसा बंद कराने गई पुलिस टीम पर भी हथियारों से हमला किया गया था। इस हमले में एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी और एसआई संतोष यादव शहीद हुए थे और कई पुलिसकर्मी हमले में घायल हुए थे। मुरादाबाद सहारनपुर रेलखंड में बुंदकी और नगीना स्टेशनों के बीच पुलों पर काम होने के कारण रेलवे ने 10 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। रद्द की गई ट्रेनों में नौचंदी एक्सप्रेस भी शामिल है, जो जून के पहले सप्ताह में 4 दिन नहीं चलेगी। मुरादाबाद सहारनपुर पैसेंजर ट्रेन भी 2 दिनों तक रद्द रहेगी। गर्मी की छुट्टियों में सीजन के दौरान महत्वपूर्ण ट्रेन रद्द होने से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार सहारनपुर मुरादाबाद रेलखंड में बिजनौर जनपद के बुंदकी और नगीना स्टेशनों के बीच रेलवे के 4 पुलों पर पावर और ब्लॉक लेकर विकास कार्य किए जाएंगे। इसी कारण 1 से 6 जून तक 10 ट्रेनों को रद्द किया गया है। इन ट्रेनों में नौचंदी एक्सप्रेस भी शामिल है। वहीं प्रयागराज से चलकर सहारनपुर आने वाली नौचंदी एक्सप्रेस 2 और 6 जून को रद्द रहेगी। वहीं डाउन में सहारनपुर से चलकर प्रयागराज जाने वाली नौचंदी एक्सप्रेस 1 जून और 5 जून को नहीं चलेगी। वहीं प्रदेश में अपराध की गति को रोकने के लिए पुलिस काफी एक्टिव नजर आ रही है। वहीं बीती रात लोनी पुलिस ने चेकिंग के दौरान अग्रौला कट रोड पर थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस ने जब स्विफ्ट कार सवार एक बदमाश को चेकिंग के दौरान रोका, तब बदमाश तेज गति से कार को आगे की तरफ मोड़कर पुलिस पर फायर करते हुए भागने लगा, जिस पर थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम की ओर से अपने साहस का परिचय देते हुए बदमाश की घेराबंदी की गई। वहीं पुलिस की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई में फायरिंग में बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया और मौके का फायदा उठाते हुए 2 बदमाश हालांकि फरार हो गए। वहीं पूछताछ में पकड़े गए बदमाश ने अपना नाम सुमित उर्फ भोला बताया है। वहीं घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराकर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। वहीं बिजनौर थाने में पुलिसकर्मियों द्वारा युवक सुभाष रावत की पिटाई का मामला सामने आया, जिसके बाद मामले में आरोपी 2 सिपाही स्वर्ण सिंह और अरविंद चौधरी पर कार्रवाई करते हुए दोनों को निलंबित किया गया है। पिटाई प्रकरण में शामिल थाने पुलिस टीम के खिलाफ जांच भी शुरू हो गई है। डीसीपी सेंट्रल अपर्णा
रजत कौशिक ने एसीपी कृष्णनगर को जांच सौंपी थी। जांच में पुलिस कर्मियों के दोषी पाए जाने पर डीसीपी ने कार्रवाई की और पीड़ित और पुलिस कर्मियों के बयान दर्ज किए हैं। ग्रेटर नोएडा में चलती मोटरसाइकिल में अचानक भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट होने के चलते मोटरसाइकिल में आग लग गई है, जिसके बाद मोटरसाइकिल सवार ने बाइक से कूदकर अपनी जान बचाई। ग्रेटर नोएडा के दनकौर कोतवाली क्षेत्र में चलती मोटरसाइकिल में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरी मोटरसाइकिल को अपनी चपेट में ले लिया। मोटरसाइकिल सवार ने बाइक से कूदकर अपनी जान बचाई है और इसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई है, लेकिन भीषण आग के चलते दमकल विभाग के आने से पहले ही मोटरसाइकिल जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से मोटरसाइकिल में आग लगी थी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार।